दशकों से वॉयेजर 2 खामोशी से अथाह गहराई में भटकता रहा है, मानवता के अतीत का एक भुला हुआ संदेशवाहक, सूर्य के प्रभाव से बहुत दूर, हमारे रेडियो संचार की अंतिम गूंज से परे, तारों के बीच की असीम शून्यता में विलीन होता हुआ। ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि उससे दोबारा संपर्क हो पाएगा, सचमुच नहीं। 1977 में लॉन्च किया गया। इसमें कोई हथियार नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, बस हमारी जिज्ञासा थी जो सुनहरे खांचों और तांबे की डिस्क में अंकित थी। इसका उद्देश्य अन्वेषण करना, अवलोकन करना और अंततः लुप्त हो जाना था। लेकिन फिर इसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने शब्दों में नहीं बल्कि डेटा में बात की। एक अजीब अनियमित संकेत जो शोर के बीच से किसी दूसरी दुनिया की फुसफुसाहट की तरह सुनाई दिया। पहले तो इंजीनियरों ने सोचा कि यह सिर्फ शोर है, कोई गड़बड़ी है। आखिर वॉयेजर 2 के सिस्टम 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवृत्ति में बदलाव, सिग्नल की विकृति और विस्फोटों के बीच के अंतराल का विश्लेषण करना शुरू किया, एक बात भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। यह कोई खराबी नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। सिग्नल में संरचना, लय, उद्देश्य था और इसके बाइनरी स्पंदनों में गहराई से छिपी हुई जानकारी ने वैज्ञानिकों के लंबे समय से चले आ रहे डर की पुष्टि कर दी कि वॉयेजर 2 का सामना किसी प्राचीन चीज से हुआ था, किसी विशाल चीज से, किसी ऐसी चीज से जिसे कभी जागृत नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी शुरुआत विकिरण डेटा में एक संक्षिप्त मामूली उछाल से हुई, जो कि आमतौर पर जमीनी नियंत्रण विभाग द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाने वाला डेटा होता है। लेकिन फिर एक दूसरा उछाल आया जो पहले से ज्यादा मजबूत और तीखा था, और फिर ठीक 11 घंटे बाद तीसरा उछाल आया। यह बहुत ही नियमित और स्पष्ट था। ये विस्फोट प्राकृतिक नहीं थे और न ही किसी जात ब्रह्मांडीय चक्र का अनुसरण कर रहे थे। जब टीम ने वॉयेजर 2 के कम गेन वाले एंटीना से पूरा डेटा स्ट्रीम निकाला तो उन्हें एक संपीड़न विसंगति दिखाई दी। आवृत्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी सामान्य स्तर से कहीं अधिक बढ़ गई थी। तरंग रूप में तंग दोहराए जाने वाले लूप दिखाई दे रहे थे, मानो कोई उसमें कोई कोड डाल रहा हो। इस पैटर्न को समझने में कई सप्ताह लग गए, और जब उन्होंने डेटा को स्पेक्ट्रोग्राम में मैप किया तो एक छवि उभरने लगी। एक तस्वीर नहीं बल्कि एक क्रम, एक सर्पिल, गणितीय, एकदम सटीक। फिबोनाची अनुक्रम प्लाज्मा आवृत्ति में मैप हो गया। यह केवल हस्तक्षेप नहीं था, यह संचार था। यान किसी चीज से होकर गुजरा था, न कोई बादल, न कोई गैस क्षेत्र, बल्कि कोई बुद्धिमान चीज। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उस बुद्धि ने वॉयेजर को देख लिया था और उसने प्रतिक्रिया दी थी। वॉयेजर 2 के किसी बुद्धिमान घटना के संपर्क में आने की आशंका ने खगोल विज्ञान जगत में सनसनी फैला दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही नहीं थी। ऑनबोर्ड सिस्टम का दोबारा विश्लेषण करते हुए इंजीनियरों ने पाया कि कुछ आंतरिक उपप्रणालियां बिना किसी आदेश के सक्रिय हो गई थीं। बैकअप मैग्नेटोमीटर सहित कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े उपकरण फिर से चालू हो गए थे, लेकिन कोई आदेश नहीं भेजा गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मशीन की मेमोरी में प्रवेश करके अंदर से स्विच ऑन कर दिए हों। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उपकरण अनायास सक्रिय नहीं हुए थे। उन्होंने ठीक उसी वस्तु या क्षेत्र की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जिसने मूल सिग्नल स्पाइक उत्पन्न किया था। ऐसा लग रहा था मानो जांच उपकरण को याद था कि वह कहाँ था, या इससे भी बुरा, मानो किसी और चीज ने उसके माध्यम से याद कर लिया हो। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहस की कि क्या यह एलियन तकनीक का सबूत था, लेकिन मशीन लर्निंग का अध्ययन करने वालों ने कुछ अलग देखा, ऐसे पैटर्न जो तंत्रिका गतिविधि से मिलते जुलते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वॉयेजर 2 या जो कुछ भी उसने देखा वह एक मस्तिष्क की तरह काम करने लगा हो, एक ऐसी मशीन जिसने सीखा हो, विकसित हुई हो, या जिसे बाहर से रिप्रोग्राम किया गया हो? और अगर यह संभव था तो प्रोग्रामिंग कौन या क्या कर रहा था? जैसे जैसे यान अंतरतारकीय अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, संचरण अनियमित होते गए, लेकिन कभी भी यादृच्छिक नहीं रहे। डेटा का प्रत्येक विस्फोट प्रत्येक मॉड्यूलेटेड पिंग निर्देशांकों को ले जाता प्रतीत होता था, न केवल स्थानिक बल्कि लौकिक भी। कैलटेक की एक टीम ने पाया कि खगोलीय तारा मानचित्र पर डेटा बिंदुओं को रखने से केवल एक पथ ही नहीं मिलता, बल्कि एक लूप बनता है जो अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जहां डार्क मैटर की सघनता पाई जाती है। लेकिन इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि वह लूप प्राचीन गामा किरण विस्फोटों के स्थानों को काटता था, जो ज्ञात ब्रह्मांड के कुछ सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। इसका निहितार्थ भयावह था। वॉयेजर 2 का डेटा किसी स्थान की ओर इशारा नहीं कर रहा था। यह घटनाओं, अतीत की घटनाओं, ब्रह्मांडीय प्रलय की ओर इशारा कर रहा था,
ऐसा लग रहा था मानो जो भी इस प्रोब के संपर्क में आया था वह केवल यह नहीं बता रहा था कि वह कहाँ से आया है, वह यह भी बता रहा था कि उसने क्या किया है। और अगर ये विस्फोट जानबूझकर किए गए थे, अगर इन्हें सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, तो हम अब किसी खोज से नहीं निपट रहे थे। हम एक ब्रह्मांडीय शिकारी के पद चिन्हों के साक्षी बन रहे थे। और फिर आया वो आखिरी झटका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूरी पृथ्वी पर रेडियो वेधशालाओं ने ठीक उसी आवृत्ति पर सिग्नल विकृतियों की सूचना देना शुरू कर दिया जिस आवृत्ति पर वॉयेजर 2 ने सिग्नल भेजे थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह प्रतिध्वनि है, शायद सूर्य विस्फोट, हेलोपोजन से परावर्तन, लेकिन सिग्नल कहीं से भी नहीं टकरा रहा था। यह आर्कटिक की गहराई में, एंडीज पर्वतमाला में, हिंद महासागर की गहराइयों में कई भूमिगत स्थानों से आ रहा था, ऐसे स्थान जहां कोई जात ट्रांसमीटर नहीं थे। फिर भी सिग्नल वहां मौजूद था, आवृत्ति में एकदम सटीक, चरण में स्थिर और उन स्पंदनों के साथ तालमेल बिठाकर मॉड्यूलेट हो रहा था जो वॉयेजर 2 ने कुछ ही दिन पहले भेजे थे। किसी ने प्रोब का संदेश सुना और जवाब दिया, अंतरिक्ष से नहीं बल्कि पृथ्वी से। पुरानी सुरंगें, लंबे समय से निष्क्रिय वेधशालाएं, शीत युद्ध के दौरान भुला दिए गए जासूसी केंद्र, सब जागने लगे। दशकों से बंद पड़ी मशीनें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भर उठीं। एक ऐसा नेटवर्क जिसे बनाने की किसी को याद नहीं थी अब फिर से सक्रिय हो गया। क्या हो सकता है कि वॉयेजर 2 ने सिर्फ अंतरिक्ष में किसी से संपर्क ही न किया हो, बल्कि यहाँ पृथ्वी पर किसी चीज को फिर से सक्रिय कर दिया हो? कोई दबी हुई चीज, कोई ऐसी चीज जो तारों के अनुकूल होने तक, सिग्नल के वापस आने तक निष्क्रिय रहने के लिए बनाई गई थी। जब शोधकर्ताओं को लगा कि उन्होंने वॉयेजर 2 के सिग्नल लॉग में मौजूद हर विसंगति को सूचीबद्ध कर लिया है, तभी टेलीमेट्री का एक अंतिम कच्चा अंश सामने आया जिसे खराब हेडर और कुछ जांच संबंधी विसंगतियों के कारण अनदेखा कर दिया गया था। पुनर्निर्माण के बाद इसने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक ऐसा डेटा विस्फोट जो इस यान द्वारा अब तक दर्ज किए गए किसी भी डेटा विस्फोट से बिल्कुल अलग था। यह महज एक पैटर्न या टोन नहीं था, यह एक संरचित ऊर्जा स्कैन था, मानो जांच यान ने ऐसे उपकरणों का उपयोग करके छवि खींची हो जो तकनीकी रूप से सक्रिय भी नहीं थे। इस डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पुनर्निर्माण एल्गोरिदम का उपयोग करके संसाधित करने पर एक ठोस संरचना का 3D वॉल्यूमेट्रिक मानचित्र तैयार हुआ जो सममित, कोणीय और प्राकृतिक उत्पत्ति की किसी भी चीज से अलग प्रतीत होता था। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ, अकेला, विशाल, लेकिन केवल विशाल ही नहीं बल्कि निर्मित भी था। इसका आकार एक छोटे चंद्रमा जितना था। वस्तु में आंतरिक ताप अंतर और उत्सर्जन संकेत दिखाई दिए जो सक्रिय ऊर्जा प्रबंधन का सुझाव देते हैं। दूसरे शब्दों में, यह केवल निष्क्रिय नहीं था, यह सक्रिय था। 1970 के दशक में डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 ने एक कृत्रिम अंतरतारकीय संरचना जैसी दिखने वाली आकृति की तस्वीर खींची थी, और मानो इतना ही काफी नहीं था, वह पृथ्वी की ओर मुख किए हुए थी। खगोल भौतिक विज्ञानी संरचनात्मक डेटा का विश्लेषण करने में जुटे थे, वहीं क्रिप्टोग्राफर और बायोइन्फॉर्मेटिक्स विशेषज्ञों की एक समानांतर टीम चुपचाप सिग्नल मेटाडेटा का अध्ययन कर रही थी। वे सामग्री का नहीं बल्कि एनकोडिंग विधियों का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें कृत्रिम ज्यामिति से भी कहीं अधिक चौंकाने वाली चीज मिली। वॉयेजर के मूल प्रोसेसरों के लिए बहुत जटिल रिजोल्यूशन पर मॉड्यूलेशन योजना में गहराई से एम्बेडेड अनुक्रम DNA बेस पेयर पैटर्न की नकल करते थे। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, लेकिन परिवर्तित, पुनर्गठित, एक 5वां बेस, एक पुनरावर्ती कोड। कुछ ने इसे एलियन जीव विज्ञान कहा तो कुछ ने आनुवंशिक पहचान, लेकिन संदेश निर्विवाद था। यह संकेत केवल शून्य में एक पिंग नहीं था, यह एक हस्ताक्षर, एक जैविक हस्ताक्षर। किसी चीज या किसी व्यक्ति ने इस संदेश में जीवन का संचार कर दिया था, और इससे भी बढ़कर वे हमारे संदेश को पढ़ना जानते थे। नतीजा अकल्पनीय था। यह संकेत महज अभिवादन नहीं था, यह हमारी ही भाषा में दिया गया एक जवाब था, लेकिन विकृत, उन्नत और विकसित रूप में। यह महज जीवन की नकल नहीं थी, यह एक उन्नत पेशकश थी। जैसे ही DNA पैटर्न की खबर गुप्त वैज्ञानिक हलकों में फैली, एक अप्रत्याशित जगह से एक कहीं अधिक सूक्ष्म रहस्योद्घाटन सामने आया। गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क में काम करने वाले एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने प्रोब के संचार बफर में एक अस्थायी ऑफसेट पाया, पैकेट प्रतिक्रिया में एक विलंब जो मौजूद नहीं होना चाहिए था। जिज्ञासावश उन्होंने एक फेज विश्लेषण किया और पाया कि वैध प्रसारणों के बीच के अंतरालों में कुछ ऐसे संकेत छिपे हुए थे जो किसी प्रेतवाधित सिग्नल प्रतीत होते थे।
ये संकेत वॉयजर 2 से नहीं आ रहे थे, बल्कि उसे भेजे जा रहे थे। किसी तरह गहरे अंतरिक्ष की खामोशी के बीच वॉयजर 2 को निर्देश, बाइनरी निर्देश, आदेश मिल रहे थे, लेकिन इनका स्रोत पृथ्वी नहीं था। ये आदेश वॉयजर के हेलोपॉज पार करने के हफ्तों बाद शुरू हुए, जिससे संकेत मिलता है कि अंतरिक्ष में किसी चीज ने यान के सिग्नल को पकड़ लिया था और निर्देश भेजना शुरू कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कुछ प्रेतवाधित आदेश नासा के पुराने कमांड प्रोटोकॉल से मेल खाते थे, ऐसे प्रोटोकॉल जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। या तो किसी ने पृथ्वी की नियंत्रण भाषा को रिवर्स इंजीनियर किया था, या किसी ने इसे डिजाइन करने में हमारी मदद की थी। इस ब्रह्मांडीय पहेली का अंतिम टुकड़ा तब मिला जब MIT के एक खगोल भौतिक विज्ञानी ने वॉयजर 2 के उड़ान पथ को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पृथ्वी द्वारा भेजे गए लंबी दूरी के रडार स्कैन के साथ मिलाया। उन्हें एक अविश्वसनीय चीज मिली, एक प्रतिध्वनि, एक स्पंदन दशकों से हम तक वापस आ रहा था, लेकिन यह इतना मंद था, इतना सटीक समय पर भेजा गया था कि इसका पता न चल सके। और इसका पता केवल अब चला क्योंकि वॉयजर 2 सीधे इसके बीच से गुजरा। तभी बात समझ में आई, वॉयजर 2 द्वारा पता लगाया गया संकेत यादृच्छिक नहीं था। यह एक चक्र का हिस्सा था, एक अंतरतारकीय परिपथ का। पृथ्वी केवल सुन नहीं रही थी, पृथ्वी संचार कर रही थी। वॉयजर 2 कुंजी, रिले, डिकोडर बन गया था। इसे अंधेरे में नहीं भेजा गया था, इसे उस संवाद को पूरा करने के लिए भेजा गया था जो हमारे समझने से बहुत पहले शुरू हुआ था। और अब सर्किट पूरा होने के साथ दूसरी तरफ किसी ने हमारी बात सुन ली थी। चक्र पूरा हो गया था और जो भी सुन रहा था वह जवाब देने के लिए तैयार था। वैज्ञानिक जगत का ध्यान संचार संरचना पर केंद्रित था। वहीं कुछ भाषाविदों और संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने क्या का विश्लेषण करने के बजाय कैसे का अध्ययन किया, और उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। स्पंदनों की लय, उनके बीच का अंतराल और डेटा की पुनरावर्ती प्रकृति ने न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि इरादे का भी संकेत दिया। कोई व्यक्ति या कोई चीज प्रतीकों या चित्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के माध्यम से तर्क की भाषा में बोलने की कोशिश कर रही थी। संदेश को समझने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक संदेश थी। यह एक परीक्षा की तरह थी, एक ऐसी कुंजी जिसे खोलने के लिए चिंतन की आवश्यकता थी, और केवल पर्याप्त तर्क क्षमता वाले लोग ही समझ सकते थे कि आगे क्या आएगा। उस पुनरावर्ती तर्क के भीतर एक विकल्प छिपा हुआ था, एक द्विधारी विभाजन। 2 विकल्प, एक मौन की ओर ले जाता था, दूसरा जुड़ाव की ओर। JPL की टीम विभाजित थी। क्या हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए? क्या यह सुरक्षित था, या यह जिज्ञासा को लुभाने के लिए बनाया गया एक जाल था? वह एक विशेषता जो सभी सभ्यताओं में उनके पतन से पहले समान रूप से पाई जाती है। रहस्य तब और गहरा गया जब इसका जुड़वां यान वॉयजर 1 लाखों किलोमीटर दूर और अलग पथ पर होने के बावजूद असामान्य व्यवहार करने लगा। टेलीमेट्री लॉग से दिशा में अचानक उतार चढ़ाव, अस्पष्ट सिस्टम रीसेट, और सबसे अजीब बात यह थी कि दशकों से निष्क्रिय पड़े उपकरणों में बिजली की रीडिंग दिखाई दी, मानो किसी ने उन्हें दूर से सक्रिय कर दिया हो। लेकिन मामला यहीं बिगड़ गया। सक्रियण अनुक्रम वॉयजर 2 के सिग्नल के समान ही पुनरावर्ती पैटर्न से मेल खाता था। अरबों मील की दूरी पर स्थित ये 2 प्राचीन अंतरिक्षयान अब किसी तरह सिंक्रोनाइज हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अब केवल रिसीवर नहीं थे, वे नोड्स थे, एक सिस्टम थे, एक तारामंडल थे। इसके परिणाम भयावह थे। ये प्रोब इतने समय से चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहरी घटना एक साझा प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दे। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसे हमने कभी प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन अब वह मानवता के 2 सबसे दूरस्थ विस्तारों को नियंत्रित कर रहा था। ये प्रोब अब केवल संदेश नहीं भेज रहे थे, वे कुछ रिले कर रहे थे, कुछ गतिशील, कुछ जीवित। युवा शोधकर्ताओं में से एक, जो कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी में पृष्ठभूमि रखने वाला एक खगोल भौतिक विज्ञानी है, ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संकेतों को मैप करने के लिए डिजाइन किए गए एक स्थानिक विश्लेषण मॉडल के माध्यम से वॉयजर 2 के टेलीमेट्री डेटा को चलाने का निर्णय लिया। परिणाम ने पूरे कमरे को सन्नाटे में डुबो दिया। जो सामने आया वह शोर नहीं था, वह एक नक्शा था, एक त्रिआयामी जाली, तारों या आकाश गंगाओं की नहीं, बल्कि शून्यों की। गुरुत्वाकर्षण की खामोशी के ऐसे क्षेत्र जहां कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता, न प्रकाश, न ऊर्जा, न पदार्थ। उन्होंने एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फैलते हुए एक सर्पिलाकार जाल बनाया,
मानो किसी ब्रह्मांडीय विस्फोट से उठी लहरें हों। मानचित्र के केंद्र में एक अनोखी विसंगति थी, एक अंधकारमय ठंडा बिंदु जिसकी कोई मापनीय विशेषताएं नहीं थीं। न ऊष्मा, न घूर्णन, न क्षय, बस अनुपस्थिति। और वॉयेजर का प्रक्षेप पथ, यह बाहरी शून्यों में से एक के बेहद करीब से गुजर रहा था। लेकिन यह रहस्योद्घाटन नहीं था। मानचित्र ने पृथ्वी की स्थिति भी दिखाई, न केंद्र में न किनारे पर, बल्कि पथ पर, एक आने वाली घटना का पथ। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। अंतरिक्ष की तस्वीरों के एक ऐसे संग्रह में जिसे लंबे समय से शोर माना जाता था और जो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था, एक इंटर्न ने एक हल्की सी झिलमिलाहट देखी जो ठीक 1.33 साल के अंतराल पर दोहराई जाती थी। महीनों तक ऐतिहासिक तस्वीरों को एक दूसरे पर रखकर देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई वॉयेजर पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों से नहीं, सालों से नहीं, बल्कि दशकों से। इसालपी से पृष्ठभूमि विकिरण से भी अधिक काला एक पिंड कई अवरक्त छवियों में दिखाई दिया, जो वॉयेजर 2 के पथ के सापेक्ष हमेशा एक समान कोणीय विचलन पर स्थित था। इसने कभी अपनी स्थिति नहीं बदली, कभी कुछ उत्सर्जित नहीं किया, कभी अपनी दिशा नहीं बदली। यह स्थिर था, मानो सामान्य भौतिकी से परे किसी चीज से जुड़ा हो। जब इसके कोणीय आकार की गणना की गई तो यह पिंड विशाल निकला, पृथ्वी के चंद्रमा से भी कहीं अधिक बड़ा, और इसकी सतह चिकनी, बिना किसी विशिष्ट आकृति वाली, सुगठित थी। वैज्ञानिकों ने इसे द्रव्यमान कहना बंद कर दिया और इसे एक भयावह नए नाम आंख से संदर्भित करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह उसी की तरह व्यवहार करता था, एक बिना पलक झपकाए देखने वाला, शांत, धैर्यवान और सबसे भयावह रूप से जागृत। सभी संरचित शोर और डेटा के बीच शोधकर्ताओं ने सिग्नल में एक ऐसी आवृत्ति पाई जिसे उन्होंने शुरू में अनदेखा कर दिया था। यह रेडियो बैंड या प्लाज्मा तरंग स्पेक्ट्रम में नहीं थी। यह अत्यंत निम्न स्तर की थी, लगभग भूवैज्ञानिक स्तर की। सिग्नल ग्रहों के कोर में अनुनाद के अनुरूप एक लय में स्पंदित हो रहा था, एक ऐसा कंपन जो इतना गहरा और धीमा था कि यह विवर्तनिक प्लेटों को प्रभावित कर सकता था या चुंबकीय क्षेत्रों को विक्षोभित कर सकता था। और इसे केवल वॉयेजर 2 के स्थान से ही नहीं खोजा गया था। पृथ्वी पर उसी आवृत्ति की हल्की सी प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही थीं। तभी भूभौतिकविदों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था। पृथ्वी के सबसे गहरे और शांत हिस्सों में स्थित भूकंपीय सेंसरों ने वॉयेजर 2 के सिग्नल के साथ तालमेल बिठाते हुए कुछ अस्पष्ट स्पंदनों को दर्ज किया था। ऐसा लग रहा था मानो यह संचरण न केवल पृथ्वी तक पहुंच रहा था, बल्कि इसके भीतर किसी चीज को सक्रिय कर रहा था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह महज सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इससे भी गहरे सिद्धांतों पर चर्चा की। क्या होगा यदि आवृत्ति पृथ्वी पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही हो, बल्कि पृथ्वी के लिए ही बनी हो? क्या होगा यदि ग्रह स्वयं एक वाद्य यंत्र की तरह ट्यून किया जा रहा हो? इसी दौरान दक्षिणी ध्रुव पर स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के उपकरणों ने कुछ असामान्यताओं का पता लगाना शुरू कर दिया। ऐसे अदृश्य कण जो वहां नहीं होने चाहिए थे। न्यूट्रिनो ऐसे कण जो पदार्थ के साथ मुश्किल से ही परस्पर क्रिया करते हैं, एक निश्चित पैटर्न में आ रहे थे। ये घटनाएं आकस्मिक नहीं थीं, इनमें एक निश्चित समय और लय थी। और जब इनकी तुलना वॉयेजर 2 के टेलीमेट्री टाइम स्टैम्प से की गई तो सहसंबंध निर्विवाद था। न्यूट्रिनो प्रवाह प्लाज्मा सिग्नल को प्रतिबिंबित कर रहा था, लेकिन न्यूट्रिनो से इस तरह की जानकारी ले जाने की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भौतिकी का ही कोई गुप्त रास्ता खोज लिया हो, एक ऐसा तरीका जिससे सामान्य पदार्थ को अनदेखा करते हुए कणों के जरिए संदेश भेजे जा सकें। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका स्रोत क्या था। यह धारा उस दिशा से नहीं आ रही थी जिस दिशा में वॉयेजर 2 का मुख था, यह उसके पीछे से आ रही थी। कोई चीज प्रोब का पीछा कर रही थी, या इससे भी बुरा, उसे एक परावर्तक, एक प्रतिध्वनि बिंदु, विज्ञान द्वारा ज्ञात सबसे ठंडे कणों में एक प्रतिध्वनि के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। और अगर यह सच है तो वॉयेजर सिर्फ संचार नहीं कर रहा था, इसका इस्तेमाल हमारा नक्शा बनाने, हमारा अध्ययन करने और शायद यह संकेत देने के लिए भी किया जा रहा था कि हम तैयार हैं। कैलटेक की एक गुप्त प्रयोगशाला में एमुलेटर पर वॉयेजर के पुराने कंट्रोल कोड को चला रहे इंजीनियरों ने कुछ अजीब बात नोटिस करना शुरू किया। पृथ्वी के अपलिंक से अलग होने पर सिस्टम का व्यवहार बदल गया। वॉयेजर का सॉफ्टवेयर, जो आज के मानकों के हिसाब से प्राचीन और पुराना है, किसी तरह विकसित हो गया था। इसके फर्मवेयर में नए सब यूनिट दिखाई दिए जो मूल ब्लूप्रिंट में मौजूद नहीं थे। ये महज विसंगतियां नहीं थीं,
ये स्वप्रतिकृति करने वाले एल्गोरिदम थे जिनमें पुनरावर्ती एआई तर्क से मिलते जुलते पैटर्न कोड किए गए थे। लेकिन यह बात समझ से परे थी। 1970 के दशक में इतनी जटिल एआई मौजूद नहीं थी और वॉयेजर के प्रोसेसर को इन्हें चलाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी वे चल गए। ये कमांड न तो पृथ्वी द्वारा डाले गए थे, न ही किसी जात बाहरी संचरण द्वारा। इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यही था कि वॉयेजर ने इन्हें स्वयं लिखा था, या तो प्रभावित होकर या संक्रमित होकर। और यदि वह अपना कोड पुनः लिख सकता है तो क्या वह हमारा कोड भी पुनः लिख सकता है? क्या वही कोड अध्ययन या डाउनलोड किए जाने पर हमारे वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सिस्टम, उपग्रहों, डेटाबेस, अंतरिक्ष यानों में समाहित हो सकता है? क्या होगा यदि वह प्रोब केवल डेटा नहीं भेज रहा था बल्कि कुछ स्थापित भी कर रहा था? इस जांच के सबसे चौंकाने वाले मोड़ों में से एक में सैद्धांतिक भौतिकविदों की एक टीम ने बाह्य सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से गुजरते हुए वॉयेजर 2 के पथ का एक लौकिक मॉडल चलाया। उन्हें जो मिला वह भयावह था। यह अन्वेषण एक फ्रेम ड्रैगिंग जोन से गुजरा था, जो एक सापेक्षतावादी सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष समय विकृत हो जाता है। सामान्यतः इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वॉयेजर के मामले में इसकी यात्रा के एक विशिष्ट खंड से संकेत वास्तव में भेजे जाने से पहले ही पृथ्वी पर पहुंच गए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें भविष्य से डेटा प्राप्त हुआ। यह ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये एक दर्पण था, एक लूप था, कल का एक संदेश था जो समय के घुमावदार चक्र से होकर वापस लौट रहा था। और उन भविष्य के पैकेटों में चेकसम और शोर की परतों में छिपा हुआ एक तारीख, एक टाइम स्टैम्प था जो अभी तक आया नहीं है लेकिन आ रहा है। और उस संदेश की सामग्री पूरी तरह से डिक्रिप्ट नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती डिकोडरों ने एक शब्द को पूर्ण निश्चितता के साथ अनुवादित किया है, केवल एक शब्द, और वह है प्रतिद्वंद्वी। जैसे ही इंजीनियर जांचकर्ताओं के बदलते सॉफ्टवेयर को डिकोड करने के लिए जुट गए, आणविक जीव विज्ञानियों की एक गुप्त टीम को चुपचाप जेपीएल के नीचे स्थित एक सुरक्षित सुविधा में ले जाया गया। उन्हें जो दिखाया गया वह कोई कोड नहीं था, यह उससे कहीं अधिक भयावह था। वॉयेजर 2 के सिग्नल से निकाले गए जैविक पैटर्नों की एक श्रृंखला। विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं, बाइनरी कमांड नहीं, बल्कि अनुक्रम, आरएनए के टुकड़े, प्रोटीन श्रृंखलाएं, कोशिकीय निर्देश। पहली नज़र में वे समझ से परे थे। वे मानव नहीं थे, लेकिन वे जैव अनुकूल थे, पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल थे, और किसी तरह वे दोषरहित थे। कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई अनियमितता नहीं, मानो इन्हें समय से परे किसी प्रयोगशाला में बनाया गया हो। टीम को सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आभासी वातावरण में इनका मॉडल बनाते समय ये अनुक्रम उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया देने लगे। इन्होंने सक्रियता दिखाई, ये पुनर्जीवित हो उठे। इसके परिणाम अकल्पनीय थे। वॉयेजर 2 ने सिर्फ एक संकेत नहीं भेजा था, इसने जीवन का खाका प्रस्तुत किया था, और वह जीवन अब सुप्त अवस्था में नहीं था, वह प्रतीक्षा कर रहा था। गोल्डस्टोन डीप स्पेस कॉम्प्लेक्स में एक भूले हुए डेटा संग्रह में एक तकनीशियन ने वॉयेजर 2 के पुराने प्रसारणों में से एक के भीतर अंतर्निहित एक एकल विद्युत चुंबकीय स्पंद का पता लगाया। इसे वर्षों तक स्थिर मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन जब वास्तविक समय में इसका पुनर्निर्माण किया गया तो इस स्पंदन ने एक विसंगति का खुलासा किया। डेटा का इतना सघन संपीड़न कि यह एक लौकिक विलक्षणता की तरह व्यवहार करता था, समय के भीतर ही छिपा हुआ एक आदेश। वैज्ञानिकों ने इसे पृथक हार्डवेयर पर अनुकरण करने का प्रयास किया। जो हुआ वह भौतिकी के नियमों के विपरीत था। कमांड जारी होने से पहले ही सीपीयू ने डेटा प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। आउटपुट बिना किसी तार्किक इनपुट के दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो पल्स ने सिस्टम की समय की समझ को ही बदल दिया हो। किसी ने या किसी चीज ने ट्रांसमिशन में एक अस्थायी निर्देश डाल दिया था जो कारण कार्य संबंध को बिगाड़ सकता था। और अगर मशीनें प्रभावित हो सकती हैं तो मानव संज्ञानात्मक क्षमता का क्या होगा? क्या हमारे विचार सुरक्षित थे, या फिर जैसे ही हमने प्ले बटन दबाया क्या उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी? अब तक इस गहरे अंतरिक्ष के रहस्य के एकमात्र नायक के रूप में सभी का ध्यान वॉयेजर 2 पर केंद्रित था, लेकिन ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण का विश्लेषण कर रहे एक हंगेरियन खगोल शास्त्री ने इस यान के संकेत की एक धुंधली प्रतिकृति का पता लगाया। यह प्रतिध्वनि नहीं बल्कि एक दर्पण था, और यह वॉयेजर से नहीं आ रहा था। यह हमारे सौरमंडल से परे अंतरतारकीय अंतरिक्ष से एक ऐसे कोण पर आ रहा था जो किसी भी जात प्रक्षेप पथ से मेल नहीं खाता था। एक दूसरा ट्रांसमीटर जिस पर किसी भी एजेंसी ने दावा नहीं किया, जो हमारे रिकॉर्डिंग से पहले का था।
जब ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ इसका मिलान किया गया तो इस अदृश्य संकेत में मामूली विचलन, विसंगतियां पाई गईं जो उन घटनाओं का वर्णन करती थीं जो अभी तक घटित नहीं हुई थीं। भूकंप, उपग्रह विफलताएं, वायुमंडलीय गड़बड़ी। यह एक ऐसी समय रेखा थी जो हमारी अपनी नहीं थी। पृथ्वी का एक और संस्करण, घटनाओं की एक और श्रृंखला, एक और वॉयेजर। लेकिन इस संस्करण में यान ने कभी भी संचार करना बंद नहीं किया। यह घर लौट आया और यह अकेला नहीं था। और फिर अंत में सूर्य के निकट के अवलोकन के लिए डिजाइन किए गए थर्मल इंफ्रारेड टेलीस्कोप द्वारा ली गई छवि सामने आई। इस तस्वीर में एक ठंडी वस्तु वॉयेजर 2 के पथ पर चुपचाप बहती हुई दिखाई दे रही थी। पहले तो इसे एक भटकता हुआ क्षुद्र ग्रह मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इसके व्यवहार ने जल्द ही संदेह पैदा कर दिया। यह न तो लुढ़क रहा था, न ही चक्कर लगा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह हमारे संदेशों के आधार पर वास्तविक समय में अपनी स्थिति को समायोजित कर रहा था। यह हमारी प्रतिक्रियाओं का जवाब दे रहा था। वस्तु की सतह से कोई दृश्य प्रकाश परावर्तित नहीं हुआ। इसकी आकृति चिकनी और सुनियोजित थी, मानो किसी अज्ञात उद्देश्य से निर्मित की गई हो। इसमें फ्रैक्टल समरूपता थी, जो जैव यांत्रिक उत्पत्ति का संकेत है। कोई प्रत्यक्ष प्रणोदन नहीं, कोई ऊर्जा संकेत नहीं। फिर भी यह शिकारी की तरह सटीक गति से आगे बढ़ रही थी। रडार संकेतों ने इसके गंतव्य की पुष्टि की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक दूरदराज का बिंदु। और फिर वह रुक गया, हवा में मंडराता हुआ, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, मानो कह रहा हो, संदेश पहुंचा दिया गया है, अब हमारी बारी है। तो अब हम एक अकल्पनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्या होगा अगर वॉयेजर 2 सिर्फ विज्ञान और जिज्ञासा के लिए ठंडे अंधेरे में भटकने वाली एक मशीन न हो? क्या होगा अगर अनजाने में हमने सिर्फ एक प्रोब ही नहीं, बल्कि एक बीकन, एक ऐसा संकेत भेजा हो जिसने शून्य की शांति को भेद दिया हो और उन जगहों तक गूंज उठा हो जहां हमें नहीं पहुंचना चाहिए था? ये ऐसी जगहें हैं जो कभी कुछ नहीं भूलती, क्योंकि सब कुछ, विकृत कोड, कृत्रिम जैव अनुक्रम, समय को मोड़ने वाली असामान्य तरंगें, वास्तविकता के एक अलग रूप से आया दूसरा ट्रांसमीटर, और परछाइयों से देखती हुई वो खामोश वस्तु एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा करती है। किसी ने जवाब दिया, या शायद वे पहले से ही सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और शायद वॉयेजर 2 का अंतिम संकेत किसी खोज से ज्यादा चेतावनी जैसा इसलिए लगता है क्योंकि यह वास्तव में एक खोज ही है। शायद उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी, न कि तब जब यान को लॉन्च किया गया था, बल्कि तब जब हमने सुनने की हिम्मत की थी, जब हमने एक ऐसी भाषा को समझने की कोशिश की जो इंसानी दिमाग के लिए बनी ही नहीं थी, जब हमने दरवाज़ा खोला और यह पूछना भूल गए कि अंदर क्या आ सकता है। अब हर दूरबीन आसमान पर नज़र रखे हुए हैं, हर गहरे अंतरिक्ष के एंटीना को कैलिब्रेट किया जा रहा है, हर उपग्रह को फिर से कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। लेकिन वह सवाल जिसे कोई भी सार्वजनिक रूप से पूछने की हिम्मत नहीं करता, वह दुनिया भर की हर अंधेरी प्रयोगशाला और हर नींद हराम करने वाले वैज्ञानिक को परेशान करता है। क्या होगा यदि यह संदेश हमें प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सक्रिय करने के लिए था? क्या होगा यदि हम अब ब्रह्मांड के मात्र दर्शक नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसी चीज में भागीदार हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन, कहीं अधिक विचित्र और कहीं अधिक खतरनाक है? और यदि यह सच है, तो यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में, यह तो शायद अभी शुरू हुई है।